फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक गैलेक्सी टेट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सीटेट एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप इन क्वेश्चंस को एज ए मॉक टेस्ट के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र मिति पढ़ाते समय शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है या तरीका प्रदर्शित करता है कि वह अनुपालन कर रही है। ऑप्शन ए निगमन उपागम का, ऑप्शन बी प्रायोगिक उपागम का, ऑप्शन सी व्यवहारिक उपागम का या ऑप्शन डी आगमन उपागम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निगमन उपागम का। तो शिक्षिका द्वारा पहले सूत्र लिख दिया जाता है, तत्पश्चात आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो शिक्षिका द्वारा निगमन उपागम फॉलो किया जा रहा है। निगमन उपागम होता क्या है, तो इसके अंतर्गत पहले नियम बता दिए जाते हैं, तत्पश्चात सवालों को हल करवाया जाता है। तो शिक्षिका द्वारा निगमन उपागम का ही प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार x है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजा x है। तो यहाँ पे त्रिभुज का शीर्ष लंब बताना है। तो क्वेश्चन में दे रखा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। आधार दे रखा गया है x, लंब मान लेते हैं h, जो कि बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, जो कि x दे रखी गई है, यानी x स्क्वायर। तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे मिल जाएगा 2x। तो त्रिभुज का शीर्ष लंब कितना हो जाएगा, 2x। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, उपरोक्त एक विद्यार्थी के कार्य को प्रदर्शित करता है। तो एक विद्यार्थी द्वारा क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। यदि वह त्रुटि पैटर्न निरंतर जारी रखता है तो उसके द्वारा इस सवाल को हल करने पर विद्यार्थी द्वारा उत्तर क्या होगा। तो एक विद्यार्थी द्वारा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है, परंतु वह उन क्वेश्चंस को गलत तरीके से सॉल्व कर रहा है और वह गलत मेथड अपनाते हुए अगर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करे तो उसका उत्तर क्या होगा। तो जो विद्यार्थी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो वह इस क्वेश्चंस में एलसीएम ना लेकर नीचे की संख्याओं को नीचे घटा देता है और ऊपर की संख्याओं को ऊपर घटा देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सेम इस क्वेश्चन में भी वो यही करता है, नीचे की संख्याओं को घटा देता है और ऊपर की संख्याओं को घटा देता है। तो अगर यदि वह यही त्रुटि पैटर्न जारी रखेगा तो इसका आंसर क्या होगा, तो वह नीचे की संख्याओं को घटाएगा तो 4 मिलेगा और ऊपर की संख्याओं को घटाएगा तो 3 मिलेगा। तो इस तरीके से उसका आंसर 3/4 होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3/4। क्वेश्चन नंबर 4, किसी लोहे की एक छड़ को पुनः ढालते हुए उसके अर्ध व्यास को 1/4 कर दिया जाता है। यदि उसका आयतन वही रहता है तो उसकी नई लंबाई क्या हो जाएगी। तो एक लोहे की छड़ को पुनः ढालते हुए उसके अर्ध व्यास यानी त्रिज्या को 1/4 कर दिया गया। तो लोहे की छड़ बेलन के आकार की होती है, तो यहाँ पे बेलन के फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि उसका आयतन वही रहता है यानी πr² या 6 रहता है और तो उसकी नई लंबाई क्या हो जाएगी, परंतु नई त्रिज्या तो 1/4 हो गई है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और नई लंबाई मान लेते हैं h' हो जाएगी। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो r² × h इज इक्वल टू r² 16 × h'। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 16h हो जाएगा h'। तो जो उसकी नई लंबाई है मूल लंबाई की 16 गुनी हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात क्या होगा। तो एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप के बीच अनुपात दे रखा गया है। मान लेते हैं आयताकार प्लॉट की लंबाई l है तो परिमाप उसका 2l + b होगा, जो कि दे रखा गया है 1:3 में है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि मिलेगा 3l = 2l + 2b।
तो L यहाँ इधर आ जाएगा तो मिलेगा L इज इक्वल टू 2B। तो L अपॉन B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/1 यानी 2:1। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए रैखिक समीकरण 1, 2 तथा 3 में से एक शिक्षार्थी 3 को बीजीय रूप में हल नहीं कर पाया। शिक्षार्थी जिसे समझ नहीं पाया वह कठिनाई का क्षेत्र या हो सकता है। तो 3 रैखिक समीकरण एक विद्यार्थी को दिए गए, वह 2 तो सॉल्व कर लेता है परंतु तीसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है। तो वह यह क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहा है? तो इसके ऑप्शन हैं ए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा दोनों समीकरणों को हल किया जा सकता है। ऑप्शन बी, समीकरणों को ग्राफ विधि द्वारा हल किया जा सकता है। ऑप्शन सी, 3 में दिए गए दोनों समीकरण उचित संख्याओं में से गुणन करने पर परिवर्तित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी, 2 समीकरणों को हल करने के लिए उनका योग या व्याकलन किया जा सकता है। तो वह इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेता है क्योंकि इसमें सेम डिजिट थी तो वह उनको घटा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन में भी सेम डिजिट थी तो वह इनको भी सॉल्व कर लेता है, परंतु यहाँ पे संख्याएं एक जैसी नहीं हैं तो विद्यार्थी को बताया जा सकता है कि वह इनमें गुणन प्रक्रिया द्वारा दोनों समीकरण में उचित संख्याओं से गुणन करने पर परिवर्तित कर सकता है, संख्याओं को सेम कर सकता है, उसके पश्चात क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 में दिए गए दोनों समीकरण उचित संख्याओं से गुणन करने पर परिवर्तित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितना % घट जाएगा? तो इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे x + y + xy/100। तो यहाँ पे संख्या भुजाएं कितनी घटाई जा रही हैं? क्रमशः 20 तथा 40%। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, -20 - 40 -20 × -40/100। तो यहाँ पे मिलेगा -60 + 800/100। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे बचा -60 + 8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? -60 + 8 तो यहाँ पे मिलेगा -52। माइनस का साइन शो कर रहा है कि क्षेत्रफल इतना घट रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल घट जाएगा? तो 52% क्षेत्रफल घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं ABC, जिसकी भुजा मान लेते हैं x हैं तो तीनों भुजाएं x हो जाएंगी। यहाँ से जब लंब डालेंगे D तो ये दोनों भुजाओं इस भुजा को बराबर भागों में बांट देगा यानी x/2 और मान लेते हैं लंब h है तो h को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, x - x/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मिलेगा x² - x²/4 रूट में। तो 4x² - x² यानी 3x²/4 रूट में। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3x/2। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात बताइए। तो भुजा कितनी थी? x और ऊंचाई कितनी आई थी? √3x/2। x कैंसिल, संख्याएं पलट जाएंगी यानी 2/√3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भुजा और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? 2/√3। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, वे एक से अधिक पाठ्यपुस्तकें नहीं पढ़ते। ऑप्शन बी, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी, वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। या ऑप्शन डी, वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। अर्थात वह क्वेश्चन को सॉल्व करते समय समस्याओं का अपना ही अर्थ निकाल लेते हैं, समस्याओं को हल करते हैं जिसके पश्चात वे गलतियां
करते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे एक संख्या दे रखी गई है जो कि x के बराबर है। तो इस संख्या का मान यहाँ पे पूछा गया है। तो ये दशमलव में है, तो जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएंगे। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी? 3, तो 3 0 बढ़ गए। और इसी तरीके से यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे। 4 डिजिट थी तो 4 0 बढ़ जाएंगे। 3 0 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे इस डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई 10 जो कि x के बराबर है। तो सिर्फ इसका मान बताना है, तो इस 10 को इधर भेज देंगे जो कि x बटे 10 हो जाएगा। तो इस संख्या का मान कितना आ जाएगा? x बटे 10। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि दिए गए चित्र में PS बराबर SQ बराबर SR और एंगल SPQ बराबर 54 डिग्री है तो कोण x का मान बताइए। तो जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कि PS बराबर है SQ के, तो ये एंगल भी हो जाएगा 54, और SQ बराबर है SR के, तो ये एंगल भी हो जाएगा x डिग्री। और जैसे कि पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो देख लेते हैं त्रिभुज RQP में। तो इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 54 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 108 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए देख लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 108, तो यहाँ पे मिलेगा 2x इज इक्वल टू 72 डिग्री, x इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो एंगल x का मान बताना था जो कि 36 डिग्री आया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, 2x माइनस 13, 2x माइनस 11, 2x माइनस 9 और 2x माइनस 7 क्रमागत हैं, तो ये किस प्रकार की संख्याएं हैं? ऑप्शन ए सम संख्याएं, ऑप्शन बी विषम संख्याएं, ऑप्शन सी प्राकृत संख्याएं या ऑप्शन डी अभाज्य संख्याएं। तो चलिए इसमें मान लेते हैं x बराबर 1, तो जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 13 यानी माइनस 11। इसी तरीके से इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 9, फिर यहाँ पे आएगा माइनस 7 और इसमें आएगा माइनस 5। तो ये किस प्रकार की संख्याएं हैं? तो ये सारी विषम संख्याएं हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, अमीना माचिस की तीलियों से खेल रही है और वह हर चरण पर एक तीली जोड़ती है, जैसे कि इसमें बताया गया है। तो वह कुछ इस तरीके से हर चरण पर एक ऐसे तीली जोड़ रही है। तो दूसरी तरफ अप्पू एक तालिका बनाता है, उसमें एल की संख्या लिख रहा है कि कितने एल हो गए हैं। यहाँ पे 1 2 3 और फिर माचिस की तीलियों की संख्याएं गिन रहा है कि यहाँ पे 2 थी, फिर यहाँ पे 4 हो गई, फिर यहाँ पे 6 हो गई। तो यहाँ पे बताना है कि इस स्थिति में दोनों बच्चों के बारे में आपका अवलोकन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए अमीना को बहुत सारी माचिस की तीलियां चाहिए जबकि अप्पू यह बहुत तेजी से करेगा। ऑप्शन बी, अमीना और अप्पू दोनों सामान्यीकरण तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन सी, अमीना करके सीख रही है और अप्पू शायद पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा। तो ऐसा गलत है क्योंकि अप्पू पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी है, अमीना केवल खेल रही है और अप्पू गणित कर रहा है। ये आंसर सही है क्योंकि अमीना खेल रही है और अप्पू गणित कर रहा है क्योंकि वह एक पैटर्न देख रहा है कि किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। ऑप्शन ए, गणनाओं में प्रवीणता की। ऑप्शन बी, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। ऑप्शन सी, सूत्र याद करने की या ऑप्शन डी, हल को याद करने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। इस तरीके से गणित में एक व्यक्ति बेहतर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक वर्गाकार कागज ABCD को जब उसके विकर्ण AC
के सापेक्ष गुणन अक्ष मानकर घुमाया जाता है तो निम्न में से कौन सी ठोस आकृति बनेगी। तो इस तरीके से एक वर्गाकार कागज को उसके विकर्ण के परिता घुमाया जाता है तो कौन सी आकृति बनेगी। ऑप्शन है तुर्क, स्पिंडल, ऑप्शन बी बेलन, ऑप्शन सी समलंब चतुर्भुज, ऑप्शन डी शंकु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जो ठोस आकृति बनेगी वह तुर्क या स्पिंडल टाइप की होगी। क्वेश्चन नंबर 16, घातांक का कार्य करते हुए एक शिक्षार्थी की नोटबुक में जो कार्य देखा गया वह इस प्रकार था कि वह इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। तो इसमें तो वह सही कर रहा था कि आधार जब सेम होते हैं तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो उसने इस तरीके से सही किया, परंतु इसमें उसने गलती की। तो शिक्षार्थी को यह समझ नहीं आया कि वह कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताने हैं कि शिक्षार्थी द्वारा यह गलती क्यों की गई। ऑप्शन ए घातांकों का योग और गुणन का नियम उसे नहीं पता। ऑप्शन बी समान आधार वाली संख्याओं का गुणन उसे समझ नहीं आया। ऑप्शन बी अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन उसे समझ नहीं आया। ऑप्शन डी घातांकों का योग उसे समझ नहीं आया। तो समान आधार वाली संख्याओं का गुणन तो उसे पता है, वह बिल्कुल सही करता है, परंतु अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन के बारे में उसे जानकारी नहीं है, इसलिए उसके द्वारा क्वेश्चन गलत किया जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन उसे समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 6 में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे को 1 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर और कैंची देती है। वह उनसे चाहती है कि वे बताएं कि द्विआयामी यानी 2D आकृतियों को त्रिआयामी 3D वस्तुओं के रूप में कैसे मोड़ा जा सकता है। विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाएं खोज रहे हैं। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी पास, ऑप्शन सी दशमलव, ऑप्शन डी घूर्णन। तो यहाँ विद्यार्थियों के द्वारा जो संकल्पना खोजी जा रही है वह पास की संकल्पना, जिसे नेट्स कहा जाता है, उसकी संकल्पना है, जिसके माध्यम से वह त्रिआयामी आकृतियों को द्विआयामी आकृतियों को त्रिआयामी आकृतियों के रूप में मोड़ना सीख रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यदि a स्टार b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे इस संख्या का मान बताना है। तो यहाँ पे a स्टार b के रूप में 5 स्टार 2 दे रखा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 25 प्लस 4 29। तो अब ये संख्या क्या बन गई, 29 मल्टीप्लाई 25, जो कि इस कंडीशन के रूप में अब मिल गई। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे रखी गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जो कि हो जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 29 प्लस 25 इंटू 29 माइनस 25। तो यहाँ पे मिलेगा 4 54 इंटू 29 से 25 गया, बचा 4, तो यहाँ पे मिल जाएगा 216। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 25 है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो यहाँ पे हो जाएगा 25। अब ये फॉर्मूला हो गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को मिला 25 माइनस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्म हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो इसका क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 5 प्लस पी प्लस क्यू इंटू 5 माइनस पी माइनस क्यू। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20। सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर ऊपर बताया था। तो इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा पैटर्न, अगर यह पैटर्न वह निरंतर जारी रखे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वह ऊपर की संख्याओं को घटा लेता है और नीचे की संख्याओं को घटा लेता है। इसी तरीके से अगर वह इनको संख्याओं में भी
क्या पैटर्न फॉलो करेगा, तो वह ऊपर की संख्याओं को घटा लेगा तो जो मिलेगा 3 और नीचे की संख्याओं को घटा लेगा तो मिलेगा 4। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 3/4। सो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।